सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के पवन सीरीज के जितने भी बचे हुए बहुविकल्पी प्रश्न हैं वह मैं इस क्लास में कराने वाला हूं। और इससे पहले हमने 33 प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया है। अब बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वह हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने करा दिए हैं। और इससे पहले तो मैंने क्लासेस आपकी ली हैं, आपको पता है क्लासेस आपकी हो गई हैं। और साथ ही आपके राजन सीरीज के सभी प्रश्न हो गए हैं, पवन सीरीज के सभी मैं करा दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर मैंने करा दिया है। मास्टर क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मास्टर क्लास में मैंने आपको पूरा सिलेबस जो है वह एक ही वीडियो में करा दिया है, ठीक है। और एक रह जाएगी आपकी फॉर्मूले वाली वीडियो, वह भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है वह पूरा कंप्लीट है, आप पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैथ के सामने जो लिंक होगा वहां से जाकर के आप सभी क्लास को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 है, अव्यवस्थित प्राप्तांकों के मध्यांक की गणना का सूत्र है। मध्यांक लिखे या माध्यिका लिखे, एक ही बात है। अब आप यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में आप देखोगे तो m बराबर n धन 1/2वां पद, यह माध्यिका का सूत्र लगता है जब माध्यिका विषम संख्याओं में निकाला जाता है। इसके बाद यह जो सूत्र दिया है n धन 2/वां पद या n-1वां पद या n धन 1/2वां पद, देखिए यह फिर से रिपीट किया है, ठीक है। तो यह ऑप्शन आ या डी आप देखेंगे दा, यह दोनों एक ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह जो हो जाएगा माध्यिका ऑप्शन आ, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। जब माध्यिका हम लोग निकालते हैं तो विषम संख्याओं का जब निकालते हैं तो यह सूत्र लगता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 35 है, आंकड़ों 12 12 13 12 10 का बहुलक है। तो साफ दिख रहा है 12 3 बार आ रहा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 10 विद्यार्थियों द्वारा 15 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 संख्याएं दी गई थी, तो आपने आसानी से देख लिया कि 12 जो है वह सबसे अधिक बार आ रहा है। अब यहाँ पे जब 10 संख्याएं उससे ज्यादा संख्याएं दी रहती हैं तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप संख्याओं को क्रम से लिख लेते हो। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या जो है वह क्या है 9 है, और वो भी 2 बार आ रही है, ठीक है। तो 9 हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए 10 आ रहा है, 10 कितनी बार आ रहा है 1 2 3, 10 आ रहा है 3 बार, तो 10 को 3 बार लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 12 1 2 3, 3 बार, 12 भी आ रहा है तो 3 बार आप 12 को लिख लोगे, ठीक। 10 देखिए 4 बार आ रहा है, 10 को 4 बार लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 12 1 2 3, 3 बार 12 आ रहा है तो 12 को लिख लीजिए। इसके बाद देखिए क्या बचा है, एक बार 13, तो 13 को लिख लेंगे। ये देखिए हो गया टोटल 2 और 4 6 और 4 10। तो यहाँ पे देखिए 10 जो है वह 4 बार आ रहा है सबसे अधिक बार, तो 10 क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो प्रथम अभाज्य संख्याएं आप लिखोगे तो पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ठीक। तो ये हो गया। अब अभाज्य संख्याओं की माध्यिका देखिए क्रम से लिखा ही गया है। और माध्यिका क्या होती है, बीच वाली संख्या, ऐसी संख्या जिसके अगल बगल जो संख्याओं का मान होता है वह बराबर होता है। तो 2 संख्याएं इधर भी हैं, 2 संख्याएं इधर भी हैं। सूत्र आप लगाओगे तो n धन 1/2वां पद करोगे, n की वैल्यू है 5, n धन 1/2 यानी कि तीसरा पद आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आप देखोगे तो तीसरा पद ही हमने बताया है माध्यिका। तो माध्यिका कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन सा 5 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, सेक 30 का मान होता है सेक 30 डिग्री, यानी कि सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है 1/cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 का जो मान होता है वह होता है √3/2। अब देखिए बाई 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान है। cot थीटा होता है tan का उल्टा tan होता है साइन थीटा बाई cos थीटा, और cot क्या हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा इंटू है साइन थीटा
और इंटू है सेक थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ कॉस थीटा बटे में, यहाँ अंश में कट जाएगा और इसी तरीके से यहाँ साइन बटे में और यहाँ अंश में कट जाएगा। जो मान आ जाएगा ओवरऑल वह कितना आ जाएगा, एक बस बच जाएगा, एक आ जाएगा मान। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40 है साइन थीटा बाई 1 बाई रूट 2। अब साइन थीटा बाई 1 बाई रूट 2, साइन थीटा बराबर 1 बटे रूट 2। 1 बटे रूट 2 को क्या लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि साइन 45 का जो मान होता है वह 1 बाई रूट 2 होता है। अब दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लोगे आप तो इधर बचेगा थीटा और इधर बचेगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन साफ 45 डिग्री ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 41 है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है। दो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होने चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 के, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है और कॉस स्क्वायर ए का उल्टा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आपस में कट जाएंगे। जैसे कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा और एक बच जाएगा। ऑप्शन बा एक सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 है बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, परिधि इंटू ऊंचाई आप कह सकते हो, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है शंकु की तिरछी ऊंचाई होता है, तिरछी ऊंचाई शंकु का एल बराबर होता है अंडर रूट ऊंचाई का वर्ग धन त्रिज्या का वर्ग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 44 है देखिए जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है यदि दो अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या क्या होगी। अब आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि यदि दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक है वह अगर x आप मान लेते हैं, देखिए इकाई को हम लोग मान लेते हैं इकाई का जो अंक है, अंक हम मान ले रहे हैं इकाई का अंक x है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे देखिए जो दहाई का अंक है ये दो अंकों की संख्या है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। ठीक है, दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा इकाई के अंक से 3 कम यानी कि x माइनस 3, और संख्या क्या हो जाएगी, देखिए संख्या कैसे बनती है, दहाई के अंक में 10 का गुणा कर दीजिए आप और उसमें इकाई का अंक जोड़ दीजिए तो ये हो जाता है आपका संख्या। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 30 धन x यानी कि 11x माइनस 30, ये क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद देखिए यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या क्या होगी। अब अगर दोनों अंकों को जोड़ा जाए यानी कि इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है x माइनस 3, इनको अगर जोड़ा जाए तो संख्या जो है 11x माइनस 30 यह 4 गुनी है। तो इधर 4 का गुणा आप कर दीजिए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर अंकों के जोड़ में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो यह बराबर किसके हो जाएगा, संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यह हो जाएगा 4x या फिर पहले ब्रैकेट में आप जोड़ कर लीजिए तो ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 3 और इधर है 11x माइनस 30, इधर हो जाएगा 8x माइनस 12 बराबर 11x माइनस 30। अब x को एक तरफ कर लीजिए और संख्याओं को एक तरफ, ये इधर आएगा ऋण 12 में धन 30 हो जाएगा और 11x में से 8x घटेगा यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा, 30 में से 12 चला जाएगा तो बच जाएगा 18 और x की जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 6। x का मान 6 आ गया तो x माइनस 3 कितना होगा, 3 के बराबर होगा यानी कि संख्या कितनी होगी, संख्या जो हो जाएगी, संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी
11 का गुणा करिए 66 माइनस 30 यानी कि 36, तो संख्या वह हो जाएगी 36। तो इस तरीके से यहाँ संख्या का मान आपने निकाल लिया। ऑप्शन 7 36 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46 है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन सा यहाँ पे जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47 है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो इसका व्यास होगा। 616 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 616 है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 616 गुणे 7/22। ठीक, अब देखिए ऊपर नीचे काटिए, 2 से तो कटेगा ही, ये 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 0 और 8, 308 बचेगा। अब देखिए 11 से कटेगा कि नहीं, तो 11 से एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, बच जाएगा 8, हाँ तो कट जाएगा। 11 एक नम 11 हो जाएगा और 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए बचा है ऊपर 28 गुणे 7, ठीक है, आर स्क्वायर 28 गुणे 7 बचा हुआ है। 28 गुणे 7, अब 7 का गुणा होगा 8 में, 8 सत्ते 56, हासिल लगा 5 और 7 दूनी 14, 5 19, 196 आ गया। ठीक है, अब आर स्क्वायर बराबर आ गया 196 और 196 किसका वर्ग होता है? 14 का वर्ग होता है। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वह 14 आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन ऑफ 14 मीटर जो है यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है वह 360 अंश होता है, या फिर इसे 4 गुणे 90 अंश लिखिए या 4 समकोण लिखिए। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु होता है कहलाती हैं। चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु होता है वह क्या कहलाती हैं? क्रमागत भुजाएं। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, चतुर्भुज के अंत्य कोण होते हैं। तो चतुर्भुज के जो अंत्य कोण होते हैं वह अंतः कोण बोला जाए तो चतुर्भुज के अंतः कोण 4 होते हैं। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 51 है, वर्ग की भुजाएं होती हैं। केवल 2 सम्मुख भुजाएं बराबर, सभी असमान, केवल 2 आसन्न भुजाएं बराबर। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऑप्शन बा जो है यहाँ पे वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 52 है, आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं वह परस्पर लंब नहीं होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बा जो है यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53 है, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं। तो वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वह समान होती हैं। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 54 है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए चतुर्भुज के प्रकार हैं, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो यही सभी जो है वह चतुर्भुज के प्रकार हैं। ऑप्शन दा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आयत एक चतुर्भुज है, समलंब, समांतर या समचतुर्भुज। तो आयत जो है वह समांतर चतुर्भुज है, इनकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वह समांतर होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57 है, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल होता है। तो समांतर चतुर्भुज हो या कोई भी चतुर्भुज हो XYZ, उसका जो सभी अंतः कोणों का योग होता है वह 360 अंश होता है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपके अब यह जो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं या परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 58 है, समचतुर्भुज के कोण होते हैं। तो समचतुर्भुज के जो कोण होते हैं वह सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वह बराबर होते हैं। ऑप्शन दा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59 है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है 1 अंक की या 2 अंक की, 2 अंक या 3 अंक की, 3 अंक या 4 अंक की, 4 अंक की या 5 अंक की। अब देखिए किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं, ठीक है, 2 अंक, आपको यह पता चल गया कि वर्गमूल है किसी संख्या का
और वह 2 अंक का है वर्गमूल। जो वर्गमूल है वह 2 अंक का है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है वह संख्या कितने अंक की होगी, यह आपसे जानना चाह रहा है। अब देखिए 2 अंक की संख्या प्रारंभ होती है 10 से और जाती कितने तक है, 99 तक। इसके बाद 100 जो होता है वह 3 अंक की संख्या हो जाती है। अब 10 वर्गमूल है, 2 अंक की जो संख्या है वह वर्गमूल है, तो आप इसका वर्ग करिए तो आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि 100 से लेकर के अब 99 का वर्ग आप करोगे, 99 का वर्ग करने से अच्छा आप 100 का ही वर्ग कर लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 10,000। ठीक, अब 10,000 से पहले क्या आता है, 9,999, 4 अंक की संख्या होती है। ठीक, अब 99 का वर्ग आप करोगे तो आपको 4 अंक की संख्या मिलेगी। ठीक है, अब जो संख्याएं आपको मिलेंगी 2 अंक की संख्याओं के वर्ग की जो संख्याएं होंगी वह या तो देखिए कम से कम 3 अंक होगा या 4 अंक होगा। ठीक है, इसके बाद 5 अंक तो होगा नहीं, क्योंकि 5 अंक देखिए वह 3 अंक के संख्याओं के वर्ग में आएगा। ठीक है, तो 3 अंक या 4 अंक, तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो दिया गया है आपको 3 अंक या 4 अंक, यह सही हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए प्रश्न संख्या 60 है, 3 सही 3/8। तो दिया गया है आपको 3 सही 3/8। अब इसको भिन्न के रूप में लिख लीजिए। देखिए 8 का गुणा होगा 3 में 24 और 3 जुड़ेगा तो हो जाएगा 27, 27/8 ये आ जाएगा भिन्न रूप में इस तरीके से। अब इसका घनमूल आपको निकालना है, क्यूब रूट आपको निकालना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं और 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि 3/2 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है तो क्यूब रूट हट जाएगा, तो 3/2 यह मान आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा 3/2 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेमी हो तो वर्ग की भुजा होगी। वर्ग का विकर्ण आपको बताया जा रहा है 5√2 है। ठीक, तो वर्ग की भुजा देखिए वर्ग का जो विकर्ण होता है वह a√2 होता है। ठीक है, और a जहां होता है वह भुजा होता है। ठीक, तो यहाँ पे a√2 बराबर आपको दिया गया है 5√2, √2 से √2 कट जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा 5 सेमी, यह सही हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आप देख सकते हैं एक वर्ग का आप विकर्ण निकालोगे तो ये a है, ये a है, ये आता है a√2। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62 है, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए आपको प्रमेय जो है वह पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आपको दी गई है वह कितनी दी गई है, 1/2 दी गई है। यहाँ पे आप वैल्यू रख दोगे 1/2, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा +1/2। अब +1/2 को आप उधर भेज देंगे तो ये -1/2 हो जाएगा और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 63 है। देखिए संलग्न चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ACB बराबर 40 अंश है, कोण AOB का माप आपसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक वृत्त दिया गया है, O केंद्र है और कोण ACB, इस कोण का मान आपको दिया गया है। यह जो कोण है यहाँ पे बन रहा है, ठीक, कोण ACB दिया गया है और इस कोण की AOB, इस कोण का माप आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको एक प्रमेय, एक नियम पता होगा, वृत्त में जो परिधि पे बना कोण होता है वह केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। ठीक है, तो कोण AOB बराबर होगा हाफ कोण, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कोण ACB जो होगा परिधि पे बना कोण वह केंद्र पे बने कोण का आधा होगा, यानी कि कोण AOB के। अब देखिए कोण ACB आपको दिया गया है 40 अंश, तो ये हो जाएगा 1/2 कोण AOB। अब देखिए 1/2 यहाँ है, अब 2 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 और कोण AOB का जो मान आ जाएगा वह 80 अंश आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वह 80 डिग्री आ जाएगी। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, इसी तरीके से अर्धवृत्त में बढ़ना कोण जो होता है वह समकोण होता है और ये सारे नियम आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, प्रमेय संख्या 4/5 तथा 8/15 का भागफल है। अब 4/5 लिखिए या ऋण 4/5 लिखिए, बात एक ही है। और भाग देना है आपको
8/15 से। इसमें आपको भाग देना है 8/15 से। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित करके गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। कैसे? जिससे जिस भिन्न से भाग दे रहे हैं उस भिन्न को आप पलट दीजिए, अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए। तो हमने देखिए भिन्न को पलट दिया, 8/15 था 15/8 कर दिया। अब देखिए गुणा हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 हर में है और इधर 15 अंश में है। 5 से 15 को आप काटोगे तो आ जाएगा 3। ठीक, 3 आ गया। अब गुणा कर लीजिए आप। तो 4 त्रिक 12 ऋण, या फिर 4 से 8 को भी काट लीजिए, 2 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे बचेगा क्या, ऋण बचा हुआ है और अंश में देखिए 3 बचा हुआ है और हर में बचा हुआ है 2। तो ऋण 3/2 यही उत्तर आपको मिल जाएगा, ऋण 3/2। ऑप्शन सा में दिया गया है, तो ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। एक पासा आप फेंक रहे हैं, फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि हमें पता है 1 2 3 4 5 6 आता है, यही होता है प्रतिदर्श समष्टि। मतलब जो जो संख्याएं आ सकती हैं एक पासा फेंकने पे। तो इसमें अभाज्य संख्याओं की अवयवों की संख्या बतानी, मतलब कितनी अभाज्य संख्याएं हैं आ सकती हैं, यह आपको बताना। तो देखिए एक ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, 2 जो है वह अभाज्य होता है, 3 अभाज्य होता है, 5 अभाज्य होता है, 4 और 6 जो होते हैं वह भाज्य होते हैं। तो 3 जो हो जाएंगे वह अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, तो 3 जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, 3 संख्याएं ऐसी हैं जो एक पासा फेंकने पर उसके प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन 10 सही हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 66 है, 0.000008 का घनमूल है। देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 4 शून्य और 8 दिया गया है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट इन्होंने किया है, यहाँ पे 4 नहीं 5 जीरो रहेंगे। ठीक है, तो यह आप लोग सही कर लीजिएगा। अब इसका घनमूल आप देखिए, यह जो संख्या आपको दी गई है 0.000008, इसका घनमूल आपसे पूछ रहा है। तो घनमूल क्या होता है, किसी भी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका अगर हम 3 बार गुणा करें तो हमें दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए कि उसका आप गुणा करोगे 3 बार तो 8 लगेगा, और 3 स्थान पे दशमलव है तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 स्थान पे आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, मतलब आगे 8 जीरो लगाने पड़ेंगे। इसी तरीके से ऑप्शन बा में आप देखेंगे तो इसका गुणा होगा 3 बार, तो 2 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 2 में 8 आ जाएगा। और इसके बाद ये देखिए 2 दूनी 4, 2 और 2 4 और 2 6, 6 स्थान पे दशमलव लगेगा, यानी कि आपको 5 जीरो आगे लगाने पड़ेंगे, ये आपका बन जाएगी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो दी गई संख्या है वह आपको प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 67 है, sin 30/cos 60। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, यह अंश में हम लोग लिख लेते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और बाई cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू के बराबर होती है, यानी कि 1/2। तो अंश में भी 1/2 है, हर में भी 1/2 है, कट जाएगा और मान आ जाएगा 1। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 67 है, समीकरण 5x बराबर है y के और 2x प्लस y बराबर है 7 के हल में y का मान है। अब देखिए यहाँ पे y का मान आपको दिख रहा है 5x के रूप में, आपको साफ साफ इतना सिंपल सा दिख रहा है, तो आप सीधे सीधे जो x का मान है वह y के रूप में यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, x बराबर आप रख सकते हैं y/5। ठीक है, तो 2 इंटू जहाँ पे x आ रहा है इस समीकरण में, वहां पे आप y रख दीजिए। y की वैल्यू y/5 हो जाएगा, x की वैल्यू y/5 हो जाएगा, धन y बराबर हो जाएगा 7। और अब देखिए 2y/5 प्लस y, अब यहाँ पे हर समान कर लीजिए, पूरे के बटे 5 कर लीजिए और ये हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 7 के, और 7y बराबर हो जाएगा 7 गुणे 5 के। ठीक है, 7 7 कट जाएगा, y का जो मान आ जाएगा वह मान आ जाएगा 5, y की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ पे यही आपसे पूछ रहा है इसमें y का मान क्या है, तो y का मान कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो गया 5। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा है cot 30/tan 45। cot 30 की जो वैल्यू होती है वह tan 30 का उल्टा होता है। tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 कितना होगा, √3 होगा, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना हो जाएगा √3/1, यानी कि √3।
इसका मान आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन बा यहाँ पे आपको दिया गया है √3, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा √3 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए प्रश्न संख्या 70 है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल आपको दिया गया है 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसको हमने दिखा दिया है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने बराबर कर दिया है क्षेत्रफल को और क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, ठीक है। तो आगे लिखते हैं हम लोग 8800 बराबर हो जाएगा पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर बराबर आप लिखोगे ये हो जाएगा 8800 और इसके बटे आ जाएगा 22 और गुणे हो जाएगा 7। 22 से काटिए 88 को तो 4 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 400 और आर बराबर हो जाएगा करणी में 400 गुणे 7, या फिर करणी में लिख सकते हैं 20 गुणे 20 गुणे 7। हम देखिए 20 बाहर आ जाएगा और 7 करणी में हो जाएगा, तो 20 इंटू √7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा तो इन्होंने सही है, लेकिन ऐसे बगल में लिखा जाता है 20 इंटू √7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा लिखा गया है जैसे करणी की घात लग रही है, ठीक है। तो 20√7 यह सही उत्तर हो जाएगा। भुजा जो हो जाएगा, वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? 20√7। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 है, 2x² - x - 1 का हल है। अब यहाँ पे समीकरण का हल आपसे पूछ रहा है, तो पहले आपको गुणनखंड करना होगा और गुणनखंड के बाद आपको हल निकाल लेना होगा। तो देखिए गुणनखंड के साथ ही आपको हल मिल जाता है। देखिए 2x² - x - 1 यह आपको दिया गया है समीकरण। अब यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -1, ठीक। अब a इंटू सी कितना आएगा? a इंटू सी आएगा -2 और b को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने पे -1 आए और गुणा करने पे -2 आए, यानी कि 2x²। इसको अब हम लिख सकते हैं -2x + x, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। -2 + 1 में टूटेगा ये, ठीक है। अब इस तरीके से हमने लिख दिया। अब देखिए 2x कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -1, फिर +1 कॉमन ले लेंगे, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो x - 1 यहाँ पे बचेगा। अब x - 1 दोनों जगह कॉमन है तो x - 1 मिल जाएगा। इसके बाद देखिए 2x + 1 बराबर 0 और x, अब इसको अगर 0 के बराबर हम लोग करते हैं तो x का मान 1 मिल जाएगा और इसको अगर हम लोग 0 को बराबर करते हैं तो 2x + 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? -1/2, ठीक है। दो वैल्यू मिल गई x की, एक 1 मिल गई और एक ½ मिल गई, ठीक है। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे 1 और (1/2), यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 72 है, संख्या 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अभी मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पे देखिए 5 अंकों की संख्या है, तो 3 अंक तो कम से कम होंगे ही, ठीक है, क्योंकि जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है उसका भी जो वर्ग होता है उसमें कितने अंक होते हैं? उसमें 5 अंक होते हैं, ठीक है। तो 5 अंकों की, अब इसका जो वर्गमूल होगा वह इसमें कितने अंक होंगे? कम से कम 3 अंक तो होंगे, यानी कि 3 ही अंक होंगे। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा 3 अंक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 अंश है। चौथे कोण की माप क्या हो जाएगी? 360 - 285, तो ये कितना आ जाएगा? 60 और 15 75। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा 75 अंश, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी प्रश्न यहाँ पे थे सभी प्रश्नों को हमने देख लिया। आपके परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न भी यहाँ पे हमने देख लिए। अब आपको इस क्लास को, इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक आपको शेयर करना है। सभी जितने भी खास मित्र हैं आपके, सभी को इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से सही तैयार कर सकें कम समय में। और आप कमेंट करके बताइएगा अगर कहीं आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, ठीक है। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और 4th सेमेस्टर की तैयारी अगर आपको आसानी से बिना किसी डिस्टरबेंस में कम समय में करना है तो आपको पता है कि हमारा ऐप है टारगेट यूपी टेट सीटेट। ऐप पे आप जाओगे, आपको 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? हर एक विषय का आपको क्लास मिलेगा और हर एक विषय का चैप्टर वाइज क्लास मिलेगा आपको। चैप्टर वाइज क्लास के बाद आपको क्लास का नोट्स मिल जाएगा और उसका
टेस्ट मिल जाएगा उस चैप्टर का, साथ ही इस तरीके से पूरा सिलेबस आपको कवर मिलेगा, पूरे सिलेबस का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा आपको, मास्टर क्लास मिलेगी आपको, और इन क्लासेस में कोई भी प्रचार नहीं आएगा किसी भी प्रकार का, तो आप बिना डिस्टरबेंस के पढ़ पाओगे। सभी नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, दोनों राजन सीरीज पवन सीरीज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और साथ ही सभी मास्टर क्लास आपको मिल जाएंगे वहां पे देखने के लिए, और सभी वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हो, कभी भी कहीं भी देख सकते हो, और नोट्स का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो सारी सुविधाएं आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट पे मिल जाएंगी। वहां पे आप डीएलएड 4 सेमेस्टर कोर्स को जरूर परचेज करें, और आगे हम लोग इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।